सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 19। ठीक है बच्चों, इसका नाम है विराम चिन्ह, यानी कि बच्चों पंक्चुएशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ये विराम चिन्ह होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसकी परिभाषा बच्चों कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिए, लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते समय क्या हम लगातार बोलते रहते हैं? नहीं ना, हम लगातार नहीं बोलते, हम बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो देखिए, जब हम वो उसी बात को लिखते हैं बच्चों, तो देखिए लिखते समय हम वहां पे कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वो चिन्ह ही हमें ये बताते हैं कि हमें उस जगह पर जो है रुकना है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वो जो चिन्ह है आपके, वही आपके क्या है, विराम चिन्ह। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम आगे चलें और कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें समझें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, हम बोलते या किसी से बात करते समय बीच बीच में रुकते हैं, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हमारे भाव या विचार ठीक प्रकार स्पष्ट हो जाए, है ना बच्चों, स्पष्ट हो जाए। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखिए, इसी प्रकार अपने भाव विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ आ गया बच्चों, यही मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। चलो बच्चों, देखो यहाँ पे पहला इसमें विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए इसका चिन्ह जो है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों अल्प विराम, देखिए इसका चिन्ह ये है। फिर अर्ध विराम बच्चों, ये रहा इसका चिन्ह। ठीक है, फिर है बच्चों आपका विस्मय सूचक या फिर संबोधन चिन्ह बच्चों, देखिए तो ये है इस प्रकार। फिर है बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए तो बच्चों ये है आपका प्रश्न वाला। उप विराम बच्चों, ये है आपका उप विराम। ठीक है, फिर है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, फिर विवरण चिन्ह, फिर बच्चों लाघव चिन्ह। ठीक है, फिर है उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और बच्चों योजक चिन्ह। तो देखिए बच्चों, ये हैं आपके कितने, कुल 12 आपके क्या है, विराम चिन्ह। बच्चों देखिए, इनके चिन्ह किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये भी आपको दिया गया है। ठीक है ना, अब आइए एक एक करके इन सारे चिन्हों के बारे में हम जानते हैं कि इनका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, तो पहला देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है पूर्ण विराम। ठीक है, देखो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर अंत में किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य में किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि नंदिनी ने रोटियां बनाई, यानी कि ये वाक्य हमारा पूरा हो चुका है, इसके आखिर में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अगला है तन्वी माँ के साथ बाजार जा रही है, ये भी पूरा हो चुका है, इसीलिए हमने इसके आगे भी क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों दूसरा अल्प विराम। ठीक है, देखो सामान्य से अधिक बड़े वाक्य को एक साथ खत्म करने के लिए उसे दो भागों में बोलना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो उन दो वाक्यों में जहां थोड़ा रुककर बोलना होता है वहीं अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि पिताजी दफ्तर नहीं गए क्योंकि आज वर्षा हो रही थी, है ना बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकी, है ना। चलिए अगला देखिए, मेरा जन्म 6 जनवरी 1996 में हुआ था, तो इसमें भी हम बीच में रुके, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया अल्पविराम। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों और उदाहरण है इसमें, बेटा जाकर दीदी को बुला लाओ। ठीक है, फिर देखिए संयुक्ता, सरिता और निधि बहनें हैं। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ पे। चलिए अब देखिए बच्चों तीसरा ये है अर्धविराम। ठीक है, देखो जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि माँ बाजार चली गई, अपना पर्स तो यहीं भूल गई। समझ आ गया। फिर देखिए अचानक शेर आ गया, सब इधर उधर भागने लगे। तो समझ आ रहा है बच्चों यहाँ पे किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों चौथा विस्मय सूचक। ठीक है, देखो इसका चिन्ह जो है बच्चों इस प्रकार का है। ठीक है, देखिए वाक्यों में भाव जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि उफ कितनी गर्मी है आज। ठीक है, फिर देखिए ओ वाह आज तो भोजन मजे का बना है। ठीक है ना, फिर देखिए तन्वी थोड़ी देर तक यहीं रुकना। समझ आ गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार विस्मय सूचक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों इसका पांचवा ये है बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, देखिए तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे कि आज तुम नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अगला देखिए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसके अंत में हमने हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों उपविराम। ठीक है, देखो
किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि बढ़ती जनसंख्या एक घातक समस्या। ठीक है, फिर देखिए दहेज प्रथा एक अभिशाप। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका सातवां चिन्ह ये है निर्देशक चिन्ह। देखिए बच्चों, तो उदाहरण देते समय, संवाद कहने के बाद तथा व्याख्या स्पष्ट करते समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि माँ ने कहा चाय बनाकर लाओ। ठीक है, फिर देखिए दादी जी, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, बताओ बच्चों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या है, आपके निर्देशक है, यानी कि बच्चों निर्देश दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका आठवां ये है विवरण चिन्ह। ठीक है, देखिए जब किसी बात का जवाब या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों जैसे कि दिए गए विषयों पर अनुच्छेद लिखिए, है ना बच्चों। जब हम पढ़ते हैं तो हमने अक्सर प्रश्नों में ऐसा देखा है ना। फिर देखिए, फिर देखो आगे क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए अकर्मक और सकर्मक। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही उदाहरणों में हमने यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका नौवां चिन्ह ये है लाघव चिन्ह। ठीक है, देखिए तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर को हमने लिखा है डॉ और उसके आगे हमने एक लाघव चिन्ह लगा दिया है। यानी कि बच्चों देखिए अगर ऐसा कहीं आप देखने को मिलता है आपको तो आप समझ जाना कि वो उसका जो पूरा है वो क्या लिखा है, डॉक्टर। समझ आ गया। फिर देखिए पंडित, तो पंडित की जगह पे हम सिर्फ उसे प लिखकर उसके ऊपर एक अंक की बिंदी लगाकर और हम लगा देंगे बच्चों वहां पे लाघव चिन्ह। तो समझ आ गया। चलिए अब देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं बीए। ठीक है ना, लाघव चिन्ह का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों इसका 10वां चिन्ह ये है उद्धरण चिन्ह। देखिए बच्चों आप उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा बच्चों दोहरा उद्धरण चिन्ह। आप देख सकते हैं इसका चित्र में। देखिए बच्चों इसका चिन्ह किस प्रकार है, एक बार देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक जो है चिन्ह लगाया और दूसरी बार जो हमने दो दो लगाए, है ना। चलिए देखिए पहला देखो इसका उदाहरण, पुस्तकों, समाचार पत्रों, उपनाम इत्यादि इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ठीक है, फिर देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संपूर्ण विश्व जनता है, संपूर्ण विश्व जानता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे दूसरा, जब किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं। देखिए बच्चों हमने ज्यों का त्यों मतलब किसी के कहे गए शब्द हमने ज्यों के त्यों जो है हमारे वाक्य में प्रयोग कर लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे दोहरा जो है हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए इसका 11वां चिन्ह ये है कोष्ठक। ठीक है, देखिए तो कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। देखिए बच्चों जैसे कि पहला है क्रम सूचक अंकों या फिर अक्षरों के साथ। देखिए बच्चों जैसे कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों देखिए क्या, विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें देखिए हमने क को क ख ग और ये जो लिखे इन सभी को हमने कोष्ठक में बंद किया है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोष्ठक जो है वो 2 प्रकार के हैं। देखिए एक यहाँ पे गोलाई में है और एक क्या है यहाँ पे हमने जो रेखाओं से बनाया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए बच्चों, वाक्य के मध्य में, ठीक है, वाक्य के मध्य में उन शब्द या शब्दों के को रखने के लिए, ठीक है, जो वाक्य का अंग नहीं होते। जैसे कि देखिए इन अपठित मतलब जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों समझ पा रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उसको हमने कोष्ठक चिन्ह में लिखा है ना। चलिए बच्चों अब देखिए इसका 12वां चिन्ह ये है योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए तो देखो बच्चों योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। देखिए बच्चों जैसे कि पहला है शब्द युग्मों के मध्य में। जैसे कि बच्चों जैसे यहाँ वहां ठंडा गर्म। ठीक है, फिर देखिए दूसरा मध्य के अर्थ में। जैसे बच्चों देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद। समझ आ रहा है। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा अब पूरा हो चुका है। इसमें हमने सभी प्रकार के विराम चिन्ह देख लिए हैं। ठीक है, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये भी देख लिया और उसका चिन्ह कैसा है ये भी देख लिया है ना। आइए बच्चों अब हम देखते हैं इसका कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखो लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए बच्चों पहला कौन सा पढ़ा हमने, पूर्ण विराम, दूसरा है अल्पविराम, तीसरा अर्धविराम, चौथा संबोधन चिन्ह। ठीक है, फिर है बच्चों प्रश्न सूचक। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर है बच्चों उपविराम चिन्ह, फिर है आपका निर्देशक चिन्ह। ठीक है, फिर है बच्चों विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह इत्यादि। समझ आ रहा है बच्चों, ये थे आपके पूरे 12 चिन्ह और उनके जो चिन्ह है बच्चों इस प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा अब पूरा हो चुका है।
इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।